गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लासिकल मेथड्स को तो कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि क्लासिकल या ओल्ड मेथड दो ही थे, एक तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। अब जो है जितने भी मेथड हैं आगे वो न्यू मेथड है। न्यू मतलब आज की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि आजकल आपको पता है साइकोलॉजी के हिसाब से स्कूलिंग जो है, स्कूल की शिक्षा जो है हो रही है। और कहीं ना कहीं शिक्षा नीति के अंदर भी यही लिखा जाता है कि साइकोलॉजी के हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए, जिसके अंदर केंद्र बच्चा हो और टीचर एक मार्गदर्शक हो। टीचर जो है जैसे एक राजा होता है, उस दृष्टि से टीचर को नहीं देखा जाता, वो बस एक मार्गदर्शक होता है और मार्गदर्शन करता है बच्चे का। बच्चा जो होता है केंद्र में रहता है, बच्चा ही सब कुछ होता है आजकल की शिक्षा के अंदर। तो उसी हिसाब से नए मेथड जो हैं आए हैं टीचिंग के, जिनके अंदर नई नई चीज़ें जो पुराने मेथड थे उनके अगेंस्ट आए हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करते हुए मिले हैं ये मेथड। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं नए मेथड्स के अंदर, सबसे पहला मेथड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड है द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसका स्थान बदला जा सके, प्रतिस्थापन किया जा सके, स्थानांतरण किया जा सके, वैसा मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि हम बार बार शब्दों को बदलकर, अगर हम किसी बच्चे को कोई वाक्य सिखा रहे हैं या फिर किसी शब्द के बारे में ज्ञान करवा रहे हैं, किसी शब्द का मतलब बताना चाह रहे हैं, तो उस एक मॉडल सेंटेंस लेके और उस मॉडल सेंटेंस के बार बार जो होते हैं कुछ वेरिएबल्स, कुछ मीनिंग, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको बदला जा सकता है। उनको बदलते हुए बार बार चेंज करते हुए इस वाक्य की भाषा को और उस वर्ड का मतलब बच्चे को समझाते हैं। यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी एक वर्ड का बार बार स्थान परिवर्तन किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है। दिस मेथड इज एडेप्टेड बाय H.E. पामर। H.E. पामर जो था, इसमें इसको पाल्मर नहीं बोलेंगे क्योंकि एल यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, H.E. पामर जो है वो इस मेथड के जन्मदाता है, उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड होता है, हम एक पूरी टेबल बना के भी बच्चे को सिखा सकते हैं। उस टेबल में भी, इस टेबल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें कंस्टेंट रहेंगी, स्थायी रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको टेबल मेथड भी बोल सकते हैं। दिस मेथड हैड बीन ब्रोट अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड आया था वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया था। डायरेक्ट मेथड की जो कमियां थी ना, उनको दूर करने के लिए मेथड आया था। और कोई भी मेथड होता है ना, पुरानी मेथड की कमियों को दूर करने के लिए ही आता है। जैसे कोई मेथड इन्वेंट होता है वो अपने आप में अच्छा मेथड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बच ही जाती है और उस कमी को दूर करने के लिए एक नया मेथड आता है। तो ये जो है डायरेक्ट मेथड की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। बिकॉज द डायरेक्ट मेथड लेस एम्फोसिस ऑन ओरल वर्क ओनली। यानी क्यों आया था ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है ना वो ओनली ओरल वर्क पे ध्यान देता है, ओरल वर्क पे दबाव देता है। बट दिस मेथड ट्राइज टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स बाय सप्लीमेंटिंग द डायरेक्ट मेथड। लेकिन ये मेथड जो है ना, जो कमियां थी ना डायरेक्ट मेथड की, उनको दूर करने के लिए बनाया गया। प्रोसेस ऑफ दिस मेथड। अब इस मेथड की जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, इसकी पूरी जो प्रक्रिया होगी वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए मॉडल सेंटेंस इज सिलेक्टेड। इसमें क्या होगा, एक मॉडल सेंटेंस लिया जाएगा। मॉडल सेंटेंस को मतलब होता है आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य लिया जाएगा, आदर्श वाक्य लिया जाएगा और जो वाक्य हम बार बार यूज़ करेंगे। दिस मेथड कंटेन्स ए वर्ड दैट वी वांट टू टीच। और इसके अंदर आदर्श वाक्य के साथ साथ एक वर्ड भी लिया जाएगा, जिस वर्ड का हम बच्चे का मीनिंग बताने जा रहे हैं, जिस वर्ड के मतलब को हम समझाने जा रहे हैं, वो वर्ड भी लेंगे। यानी एक सेंटेंस लेंगे जो मॉडल सेंटेंस का काम करेगा और एक वर्ड लेंगे। दिस सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। और वो सेंटेंस जो होगा, मॉडल सेंटेंस जो होगा, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, टू टीच द वर्ड इंटेलिजेंट। फॉर एग्जाम्पल, टू टीच द वर्ड इंटेलिजेंट, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम इंटेलिजेंट वर्ड को देख सकते हैं। वी विल टेक द फॉलोइंग मॉडल सेंटेंस। इसमें आदर्श वाक्य क्या लेंगे, हम एक आदर्श वाक्य लेते हैं, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय
ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट शब्द तो आ गया, ठीक है, और ये पूरा वाक्य जो है आदर्श वाक्य बन गया। इसके अंदर द वर्ड इंटेलिजेंट इज कॉल्ड ए कंस्टेंट। इंटेलिजेंट जो वर्ड है कंस्टेंट है, स्थायी है, वो ऐसे ही रहेगा जिसका हमें बच्चे को मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है। बिकॉज वी वॉन्ट टू टीच इट एंड द वर्ड राम इज एंड राम इज एंड बॉय, ये जो वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड, 4 वर्ड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, अब यहाँ पे बॉय था, गर्ल हो गया, राम था, गीता हो गया, ठीक है। तो इंटेलिजेंट वैसे के वैसे रह गया। सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया और इंटेलिजेंट वैसे के वैसे, यानी आदर्श वाक्य के अंदर जो जिस वर्ड का मीनिंग बताना है वो मीनिंग तो सेम रहेगा, बार बार वो कंस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन हम उसके अदर जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करके बच्चे को उसका पूरा मतलब समझा सकते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सब्सटीट्यूशन टेबल, इसके अंदर 2 तरह की सब्सटीट्यूशन टेबल होती है। एक तो सिंपल जो साधारण है, एक कंपाउंड। कंपाउंड होती है जो मिल के बनती है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के जो टेबल बनती है वो कंपाउंड होती है। सिंपल सब्सटीट्यूशन टेबल क्या होती है? सिंपल सब्सटीट्यूशन टेबल, इसके अंदर क्या होता है? इन दिस टेबल वेरिएबल्स आर नॉट इंटरचेंज्ड। इसमें क्या होता है? सिंपल के अंदर, सिंपल मतलब साधारण, सामान्य, इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की जगह चेंज नहीं हो सकते। आर नॉट इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ उनको बदला नहीं जा सकता। इसमें क्या होता है? जैसे देखो, यहाँ भी वेरिएबल्स है, यहाँ भी वेरिएबल्स है। इसमें क्या है? द शर्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, द कप इज मेड ऑफ क्ले, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब हम ऐसे कर सकते हैं क्या? द शर्ट इज मेड ऑफ गोल्ड, क्या गोल्ड से शर्ट बनती है? नहीं बनती। तो हम इनको जो है, जैसे गोल्ड को क्लॉथ से नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, क्लॉथ को क्ले से चेंज नहीं कर सकते, क्ले को वुड से नहीं कर सकते। जैसे द कप इज मेड ऑफ वुड, ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। द टेबल इज मेड ऑफ क्लॉथ, ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो इनके जो वेरिएबल्स हैं सिंपल सब्सटीट्यूशन टेबल के अंदर क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंटरचेंज नहीं होते। जैसे क्लॉथ को गोल्ड से नहीं कर सकते, गोल्ड की जगह क्ले यूज़ नहीं कर सकते, क्ले की जगह क्लॉथ यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से सिंपल के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। Here we can frame following sentences with the help of above substitution table। यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं ऊपर वाले टेबल को यूज़ करके। द शर्ट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ, है ना, द रीड इज़ मेड ऑफ गोल्ड, रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द कप इज़ मेड ऑफ क्ले, उसके बाद में द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। इस तरीके से हम बच्चे को टेबल बना के दे सकते हैं और टेबल से शब्दों को लेते हुए किस तरीके से वाक्य का निर्माण करना है, सेंटेंस का निर्माण करना है, वो बच्चे को सिखा सकते हैं। देयर वी कांट यूज़ वेरिएबल्स गोल्ड इन प्लेस ऑफ क्लॉथ बिकॉज द शर्ट इज़ नॉट मेड ऑफ गोल्ड। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनके वेरिएबल जो होते हैं इंटरचेंज नहीं होते। इंटरचेंज का मतलब है इनको हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते, इनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना वो उसी की बनेगी। वो दूसरी, जैसे टेबल जो है वो क्लॉथ का नहीं बन सकता, हमें पता है टेबल वुड से बनता है, तो हम उसकी जगह क्लॉथ यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल। इसके अंदर क्या होता है? एक या दो चीज़ों को मिल के जो चीज़ बनती है, ठीक है। इसमें क्या है? इसके वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, हम एक दूसरे की जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे राम हैज़ ए कार, यानी राम के पास एक कार है। सीता हैज़ ए फैन, ठीक है, सीता के पास एक फ़ैन है। अब हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, सीता हैज़ ए कार। क्या सीता के पास कार नहीं हो सकती? हो सकती है, इसलिए ऐसे भी बोल सकते हैं, सीता हैज़ ए कार, सीता हैज़ ए फ़ैन, सीता हैज़ ए हॉर्स, है ना। रमेश हैज़ ए कार, रमेश हैज़ ए फ़ैन, रमेश हैज़ ए हॉर्स। राम के लिए भी बोल सकते हैं, राम हैज़ ए कार, राम हैज़ ए फ़ैन, राम हैज़ ए हॉर्स, राम हैज़ ए टेप, राम हैज़ ए टीवी, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम कुछ वाक्य इस तरीके के कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल से बनाना सिखाएंगे, जिसके अंदर बच्चे का जो नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। बच्चे को पता चलेगा भी इस तरीके से कुछ वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो सेम ही रहते हैं, उनकी जगह हम बार बार अपनी बात को बताने के लिए उन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और बच्चा फिर लैंग्वेज को बहुत डीपली समझेगा। अब आप ही देख रहे हैं कि कितने सारे वाक्य, यानी तीनों को लेके हमने 9 वाक्य बना लिए, है ना। इनकी जगह
कुछ और भी बना सकते हैं। कार, फैन, हॉर्स की जगह टीवी, रिमोट, है ना, जो टॉयज़ होते हैं उनको यूज़ करते हैं। शूज़, इस तरीके के क्लोथ्स, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है वो डेली यूज़ के अंदर हमारे जो हमारी लैंग्वेज है वो उस पर पकड़ अच्छी हो जाती है। हियर वी कैन फ्रेम द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अबोव सब्सटीट्यूशन टेबल, यानी ऊपर वाले टेबल को यूज़ करके कितने वाक्य बना सकते हैं। देखिए जैसे हम पहले ही बना चुके हैं, राम हैज़ ए कार, राम हैज़ ए फैन, राम हैज़ ए हॉर्स, सीता हैज़ ए कार, रमेश हैज़ ए फैन, सीता हैज़ ए हॉर्स, सीता हैज़ ए फैन, रमेश हैज़ ए कार, रमेश हैज़ ए हॉर्स। इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। Here we can use variables fan and horse in place of car because the sentence will not be wrong, यानी अगर हम इन वेरिएबल्स को, ये जो वेरिएबल्स हैं ये वाले, इनको हम अगर एक दूसरे की जगह रिप्लेस भी करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा, वो करेक्ट ही होगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज। इट इज़ बेस्ड ऑन ए मॉडल सेंटेंस, ये पूरा का पूरा एक आदर्श वाक्य पे डिपेंड करता है। आदर्श वाक्य को आधार बनाया जाता है और किसी वर्ड का मीनिंग बताया जाता है बच्चे को। In this method, a teacher can teach and the students can frame many sentences on the basis of model sentence, यानी यहाँ पे जो एक टीचर है वो बच्चे को पढ़ा देता है एक वाक्य, और जो स्टूडेंट है वो अपने आप नए नए वाक्य बनाता है। ठीक है। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। इंटरेस्टिंग मेथड है क्यों? क्योंकि एक वाक्य बच्चे को बता दिया और बच्चा बार बार नए वाक्य बना रहा है और ना जाने कितने वाक्य बच्चा अपने आप बना सकता है। इट डेवलप्स क्रिएटिव थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, और ये जो है बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करता है। कैसे? सृजनात्मक चिंतन किस तरीके से बनाता है, जैसे हमने बच्चे को एक वाक्य बताया तो बच्चा अपना दिमाग घुमाएगा और बच्चा देखेगा, जैसे मैंने ये बोला राम हैज़ ए कार, ठीक है, मैंने यहाँ पे कार बोला तो बच्चे के दिमाग में और सारे वर्ड्स जैसे कार, टीवी, रिमोट, क्लोथ्स, शूज़, चॉक्स, इस तरीके की सारी चीज़ें आई, उसकी क्लासरूम की थिंग्स आ गई, तो वो नए नए वाक्य बनाएगा, टीचर को सुनाएगा, तो वो अपने आप उसका माइंड क्रिएटिव होगा। इट इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग न्यू वर्ड्स, यानी नए वर्ड्स को बताने के लिए बहुत ही यूज़फुल मेथड है ये। फिर इसके डिसएडवांटेज, अब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो इसके नुकसान क्या है? कंप्लीट ग्रामर कैन नॉट बी टॉट। सबसे पहले कि ग्रामर जो है ना वो कंप्लीट नहीं पढ़ाई जा सकती। इसके अंदर बीच बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है, किसी तरीके के वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, ये बीच बीच में आते हैं, तो कंप्लीट एक प्रॉपर बच्चे को ग्रामर नहीं पढ़ाई जा सकती। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू टीच पोइट्री एंड प्रोज। यहाँ पे क्या है? कविता और गद्य, मतलब जो कविता होती है और कहानी, प्रोज में कहानी वगैरह आ जाती है, उपन्यास, ये सारे जो आते हैं प्रोज के अंदर आ जाते हैं। प्रोज के अंदर निबंध वाली चीज़ें जैसे होती हैं जिनको हम कहानी के माध्यम से, गद्य मतलब प्रोज के अंदर गद्य को ले सकते हैं, गद्य भाग जो होता है, और पोइट्री के अंदर गायन योग्य जो पद्य होता है ना वो भाग होता है जिनको गा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है? दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू टीच, यानी पोइट्री और प्रोज को पढ़ाने के लिए इस मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके अंदर वाक्य से इनके मीनिंग्स बताए जाते हैं बच्चे को। इट लेज एम्फोसिस ऑन रिटन वर्क ओनली, और ये जो है ना इस मेथड का सबसे ज़्यादा दबाव जो रहता है ना वो रिटन वर्क पे रहता है, बच्चे को लिखवाया जाता है। जैसे टीचर ने एक बोर्ड पे एक वाक्य लिख दिया, ठीक है, तो बच्चा उस वाक्य के आधार पर बहुत सारे वाक्य को फ्रेम करेगा और उसको लिखेगा कॉपी पे और टीचर को दिखाएगा। तो बच्चा सारा दिन इसके अंदर लिखने में ही बिजी रह जाता है, उसका रिटन वर्क पे ज़्यादा दबाव रहता है। तो ये था हमारा द सब्सटीट्यूशन मेथड। नया मेथड है, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग मेथड है। कई फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक नुकसान को देखते हुए इस जो मेथड है इसकी विशेषताओं को नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में एक अच्छा मेथड है, हम खुद भी इंग्लिश को सीखने के लिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि न्यूज़पेपर जो इंग्लिश सीखते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जो हम अपने डेली यूज़ में ला सकते हैं और उनके ज़रिए हम नए वाक्य बना सकते हैं, और अपने छोटे छोटे वाक्यों को बोलते हुए, बनाते हुए हम इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं और शुरुआत से बहुत अच्छे लेवल की, अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा एक मेथड कवर कर चुका है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने देख लिए हैं। कल हम नए मेथड के साथ एक नई क्लास में नए मेथड को कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद।